गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की आवश्यकता पर विचार करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको देखने में। इसको उम्मीद है जो साफ साफ आप लोगों को ये दिख रहा होगा, है ना। इसको चलिए इतना ही रहने देते हैं इसको। तो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट रूल 2021 की आवश्यकता पर विचार करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। देखिए, अब ये तो है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना सबसे पहले तो देखिए पॉलिटी सेक्शन को भी कवर करता है, यानी कि ये जो है जीएस 2 में भी, आपका जो जनरल स्टडीज़ 2 में भी ये पेपर पूछा जा सकता है, और ये समसामयिकी का क्वेश्चन भी है, यानी कि जीएस 1 का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो जीएस 1 और जीएस 2 में ये समान रूप से महत्वपूर्ण है और वैसे भी ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए आंसर राइटिंग के लिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आंसर तो आपको खुद राइट करना है। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया है, ये तो सभी को मालूम है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तभी सुन लीजिए। 82(7) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को तैयार किया है। तो सरकार 87(2) का इस्तेमाल की है नियम का। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सबसे पहली बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, एकदम पॉजिटिव चीज़ें ही रखनी है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें चलती है सोशल मीडिया में दुनिया भर की, आप लोग को ही बताया गया होगा। जैसे कि सरकार जो है अब ये चाहती है कि थोड़ा सा पंख कतर दें सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया जिसके सहयोग से वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी वो अब उसकी छिछालेदारी करने पे लगा हुआ है। ऐसा मीडिया और बाकी जगहों पे है, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के अगेंस्ट हो उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसी को लिखना है। जैसे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इत्यादि के तीव्र प्रसार के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं अब सोशल मीडिया पे, पहले कम थे। रेगुलेट करना जो था उनको और उनको मॉनिटर करना लगभग आसान था। आसान तो तब भी नहीं था, फिर भी इतनी छिछालेदारी नहीं थी। आम लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था। नॉर्मली जो पढ़े लिखे थे और शहरी लोग थे उन्हीं के पास था। अब गांव में, गली कूचों में छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, जिनको एक्चुअल उनको पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और वो हेट से लेकर के दुनिया भर के अनर्गल चीज़ें जो है फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो दूसरा हम लोग देखें, दूसरे पॉइंट को देखें तो ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अवैध व अनुचित सामग्रियों से निपटने में सोशल मीडिया कंपनियों का आंतरिक तंत्र विफल रहा है। और आगे देखें, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और गरिमाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के से संबंधित वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो जाते हैं कई बार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक न्यूज़ का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। ये जो फेक न्यूज़ है ना, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है, लेकिन इसमें भी सत्ता पक्ष के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना है ना। हम जैसे कि ऐसे लोग नॉर्मली समझते हैं कि फ़ेक न्यूज़ जो है ना वो एक ख़ास पार्टी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए यूज़ किया था फ़ेक न्यूज़ का। और ये जो फेक न्यूज़ है ना, और या पेड न्यूज़, इसके लिए कभी भी किसी पार्टी को हम लोग आंसर राइटिंग में दोष नहीं ठहराएंगे। आगे देखें हम लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में हो रहा है। भारत में डिजिटल सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए अभी तक कोई विधिक या स्वायत्त निकाय की स्थापना नहीं हुई है। तो ये तो रहे इसकी आवश्यकता जो है उसके ऊपर में। कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखें, जैसे कि क्या है प्रावधान, क्या है इसके लिए। तो कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, है ना, 4-5 पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, उसी के इर्द गिर्द आपको जो है ना, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी, अब हम लोग देखेंगे प्रावधान क्या है इसमें, ठीक है ना। ये दो चीज़ों को बिल्कुल अपने उत्तर में शामिल करिएगा, आवश्यकता भी और प्रावधान भी।
तो हम लोग देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सम्यक तत्परता, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम्यक तत्परता को बोलेंगे ड्यू डिलीजेंस का अनिवार्य रूप से, तो हमने देखा ड्यू डिलिजेंस का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सुरक्षित व्यापारिक शर्तों यानी सेफ हार्बर का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट बताते हैं, कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। जाहिर सी बात है इसमें खर्चा पड़ेगा और इस अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण सार्वजनिक करना होगा। यह अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत को अभिस्वीकार करेंगे और शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर ऐसी शिकायतों का निपटान होगा। आगे कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। किसी व्यक्ति खासकर महिलाओं के निजी अंग या छेड़छाड़ किए गए चित्रों को 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था, अन्य देशों के साथ मित्रवत संबंधों आदि से संबंधित गैर कानूनी सूचना को प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। उपयोगकर्ता को जानकारी हटाने के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, यहाँ तक तो चीज़ें अच्छी है, लेकिन सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं उनके साथ समस्या क्या है कि वो भारत से एक मोटा मुनाफा तो उठाते हैं, लेकिन इन सब अधिकारियों की जो नियुक्ति करने में उनका खर्चा होगा, तो खर्चे से बचना चाहते हैं। हमारे यहाँ से कमाते तो खूब हैं, लेकिन खर्चे से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को अनिवार्य रूप से लागू नहीं करना चाहते हैं। खैर आप देख लीजिए, मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दिए हैं। आपको आंसर अपने खुद से लिखना है। आंसर जो है ना उसको खुद लिखेंगे, ठीक है ना, अपने मन से इसको आंसर्स को लिखना है। और इसमें जो है आप नेटवेट का जो भी सहारा लेना है उसको लीजिए और आंसर लिख करके आप मुझे सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ईमेल करिए। मैं ईमेल आईडी भी आपको बता दूंगा और व्हाट्सएप भी बता दूंगा। व्हाट्सएप में लिख दूंगा, लेकिन ईमेल थोड़ा ज़्यादा इजी होता है और बहुत आराम से जिस तरह मैं लिखता हूँ उस तरह आंसर्स को लिख के फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं। जो भी बेस्ट आंसर होगा उसको मैं सर्कुलेट करूँगा। आंसर का कोई एक पैमाना हो नहीं सकता है, सब लोग अपने तरीके से आंसर्स को राइट करते हैं और बहुत आंसर्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये GS1 और GS2 दोनों के लिए प्रासंगिक मुझे लगा, क्योंकि ये शासन प्रशासन का क्वेश्चन है, इसलिए ये पेपर 2 में आ सकता है। और लेकिन ये समसामयिक का भी क्वेश्चन है, इसलिए ये पेपर 1 में भी आ सकता है। ज़्यादा रहेगा ये कि पेपर 1 में आ जाए। फिर भी इस क्वेश्चन को पहले से तैयार कर लीजिए। तैयार करने में लगता ही क्या है, आपके पास स्टोर रहेगा क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट उस समय में आपके पास इतने कंटेंट रहेंगे जो आप कुछ लिख सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस को लेते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हासिल किए जाने के परिप्रेक्ष्य में उसके समक्ष उत्पन्न अवसरों व चुनौतियों पर टिप्पणी करें। अभी हाल फिलहाल जो है भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी गई है। इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स बनते भी हैं इसमें। उत्तर तो आप खुद लिखेंगे, मैं तो पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए 8वीं बार, अभी तक कितना है 8वीं बार, तो ये कंटेंट हो गया, ठीक है ना। कितना बार, 8वीं बार, इसको ज़रूर शामिल करिए उत्तर में। 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त की है। और देखिए बेसिक है, देखिए 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, दोनों मिला के जो सुरक्षा परिषद में वो होते हैं 15 सदस्य। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो अस्थायी सदस्यता प्राप्त किया। कार्यकाल प्रारंभ होने के साथ ही भारत ने 5 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो कि निम्नलिखित है। तो पहला है प्रगति के नए अवसर, दूसरा देखें आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण, मानव जाति के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। तो ये 5 पॉइंट्स दिए हैं भारत ने। तो हो सकता है कि यूपीएससी प्री में इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको जो है पूछ लें, तो कुछ अनहोनी नहीं है, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये तो जो 5 पॉइंट्स हैं वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। और देखिए इसमें अवसर क्या है, भारत के लिए अवसर क्या है, भारत के लिए अवसर ये हमारे लिए लिखना ज़रूरी है। उत्तर इसी से हमारा जो है कंप्लीट और बढ़िया बनेगा, है ना।
थोड़ा लाइट के कॉम्बिनेशन को थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लाइट ही ऐसी आ रही है। देखिए, भारत के लिए अवसर क्या है? तो प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गिरती साख को सहयोग के लिए अवसर सृजित कर बचाना। हम लोग जान रहे हैं कि इधर रसिया और चाइना में क्या टसल चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि रसिया और चाइना और यूएसए में क्या त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे क्या समस्याएं हो रही है और कितनी साख गिर गई है सुरक्षा परिषद की। बिना सुरक्षा परिषद के अनुमति के कई सारे काम हो रहे हैं। जैसे रसिया ने एक तरीके से डिफेंड किया सीरिया को, और अमेरिका ने बिना सुरक्षा परिषद में जाए अटैक किया सीरिया के ऊपर में, ये चीज़ें हुई। इसके बाद अरेबिया जैसे यमन में घुसा हुआ है, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक लाइन आपने लिख दिया कि प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गिरती साख को सहयोग के लिए अवसर सृजित कर बचाना, इतने में काम हो जाएगा। फिर आगे पॉइंट्स देखते हैं। परिषद को अधिक प्रतिनिधिकारी बनाने हेतु स्वयं सहित ब्राज़ील, जापान और जर्मनी की अस्थायी सदस्यता हेतु पुरजोर प्रयास करना। भारत चाहता है कि जो 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, उनके जगह पे स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और उनको भारत भी रहे, उसमें ब्राज़ील रहे, जापान रहे, जर्मनी रहे। और देखिए, भारत का तो हक बनता है अस्थायी सदस्यता पर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारतीय सेना जो है वो जाती है शांति मिशन पे, यानी पीस कीपिंग फोर्स के रूप में। तो महामारी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप को कम करने हेतु संवादों को मजबूत बनाते हुए परिणामदायी उपाय तलाशना। अच्छे व बुरे आतंकवाद की भ्रांति को मिटाकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध साझे संघर्ष की रूपरेखा बनाना। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया को सचेत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम व कानूनों की चीन द्वारा अनुपालन किए जाने की ज़रूरत पर बल देना। फ्रांस, जर्मनी व अन्य यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाते हुए क्वाड सरीखे नए गठजोड़ों को मजबूत करना। अपनी पारंपरिक भागीदारी के साथ संबंधों को बेहतर बनाना। मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये सब जो है भारत के लिए अवसर है। और देखिए, चुनौतियाँ भी होगी, जब अवसर होगी तो चुनौतियाँ भी होगी, ठीक है ना। तो हम देखेंगे चुनौतियाँ क्या है। विभिन्न देशों के बीच बुनियादी मतभेदों के कारण आतंकवाद की परिभाषा पर अभी भी आम सहमति नहीं बनाई जा सकी है। भारत ने वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय CCIT का मसौदा प्रस्तुत किया था, किंतु इसे अभी अपनाया नहीं गया है। हम लोग आगे देखें तो वैश्विक संगठनों में चीन की मजबूत उपस्थिति बरकरार है, जिसे भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका व रूस तथा अमेरिका व चीन के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण भारत के लिए वैश्विक समस्याओं हेतु बहुपक्षीय समाधान प्रस्तुत कर पाना कठिन होता गया है। कोविड महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है। साथ ही साथ इस महामारी के दौर में संकीर्ण राष्ट्रवाद को तेज़ी से बढ़ावा मिला है। ऐसे में इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु भारत को बहुत कुशलता से रणनीति बनानी होगी। इसके अलावा देखिए, और भी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिसमें हो सकते हैं। जैसे तालिबान है, तालिबान के साथ जो वार्ता हो रही है, तो वार्ता टेबल पर जो है भारत जो है वो भी एक UN के अंग के रूप में वह भी वार्ता टेबल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस के टेबल पर तालिबान के विरुद्ध। और उसमें देखिए, तालिबान जो है ना वो भारत का दुश्मन नहीं है, वो पॉलिटिकल इशूज़ अलग है, उसके कट्टरपंथ और बाकी चीज़ों के मामले को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखिए ना, धर्म मायने रखता है और न ही और कुछ मायने रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्र का जो हित है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वही मायने रखता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई देश बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे। अगर कोई देश बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो वैसे देशों को भी बहुत ज़्यादा समझदार देश नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी चुनौतियाँ हुए, जैसे कोविड-19 के कारण बहुत चुनौती हमारे देश ने फेस की है। तो सुरक्षा परिषद में जाने के बाद उम्मीद है कि कुछ चुनौतियों को निपटने में मदद मिलेगी। तो देखिए, उत्तर आपको खुद लिखना है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं।
आपको ये करना है कि उत्तर आपको खुद लिखना है, ऐसे वाइट पेपर पे उत्तर लिखिए और मुझे भेजिए। जो भी अच्छा उत्तर होगा मैं उसको पढ़ के सब लोगों को बताऊंगा, और मैं कुछ रिमार्क्स वगैरह जो भी होगा वो मैं दे दूंगा यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।